1 से 3, 3 से 30 और 30 से 300। दिवाली आने वाली है, सभी जो बैठे हुए जले हुए दीप हैं। हम लोग माननीय संगठन मंत्री जी के, राष्ट्रीय संगठन जी के प्रेरणा लेकर के यह दीप जो है जाकर निश्चित जलाएंगे। यह पूर्ण रूप से प्रशिक्षण वर्ग है। एक भोपाल में हुआ और दूसरा जो है यहाँ आयोजित होने वाला है। इस प्रशिक्षण वर्ग का प्रस्तावित जो है के लिए मैं माननीय श्री सुरेंद्र सिंह बिष्ट जी को आमंत्रित करता हूँ कि आप अपना उद्बोधन एवं मार्गदर्शन हम सभी को दें। राष्ट्रीय आंदोलन में सारथी की भूमिका स्वीकार चुके आदरणीय गोविंदाचार्य जी, हमारे राष्ट्रीय संयोजक माननीय गोविंदाचार्य जी, जिस सुशोभित वाटिका का आनंद हम ले रहे हैं, वह फल जिनकी तपस्या पर लगा है, ऐसे हमारे आदरणीय शैलेंद्र सिंह जी 74 आंदोलन में, 75 आंदोलन में, जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन में सक्रिय रहे और गोविंद जी के पुराने सहयोगियों में से एक, और राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन के एक प्रकार से आधार स्तंभ आदरणीय हरिप्रकाश लाका जी। हम सबको हर जिले में एक व्यक्ति ऐसा मिले तो उसे हम अपना सौभाग्य माने। ऐसे एक व्यक्ति माननीय महेंद्र अग्रवाल जी, आप सब चाहेंगे, ये जो देखा आपने तो आप भी चाहेंगे, मैं भी चाहता हूँ कि एक एक हमारे हर जिले को एक एक कर्मठ महेंद्र अग्रवाल जी मिल जाए। तो ऐसे इस शाश्वत वाटिका के संस्थापक महेंद्र अग्रवाल जी दशकों से इस झारखंड के संथाल परगना हो या इस भूमि में माननीय शैलेंद्र सिंह जी के सहयोगी प्रसून कुमार हमब्रम जी दशकों से कंधे से कंधा मिलाकर शैलेंद्र जी के साथ खड़े रहे। और ये सारे जिसको कहते हैं कि पीछे रहकर सब काम करना, वो प्रसून जी हमारे कर्मठ सहयोगी राष्ट्रीय संगठन मंत्री माननीय गदाधर विद्रोही जी अनेक सामाजिक कामों में सहभागिता करने वाली, सहयोग करने वाली, आगे रहने वाली है। ऐसी हमारी आदरणीय दीदी मधु सिंह जी मंच का संचालन कर रहे मेरे सहयोगी विमल कुमार जी, प्रशिक्षण वर्ग में उपस्थित सभी मेरे साथी, हम एक प्रशिक्षण वर्ग में आए हैं और राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन इस संगठन के प्रशिक्षण वर्ग में आए हैं।
तो राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन के विषय में थोड़ा और प्रशिक्षण वर्ग के बारे में अधिक विषय आपके सामने रखने के लिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। हम सब जानते हैं कि 2004 में अचानक एक विशेष परिस्थितियाँ पैदा हुई। एक विदेशी व्यक्ति ने राष्ट्रपति को आवेदन पत्र दे दिया कि प्रधानमंत्री बनने के लिए मुझे आमंत्रित कीजिए। उस संकट की घड़ी में कोई तो पहल करे, ऐसा प्रयास आदरणीय गोविंदाचार्य जी ने किया। जब कोई और बड़ा नेता आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं हुआ तो स्वयं गोविंद जी ने पहल की, साहस किया। जो उनका सूत्र है साहस पहल प्रयोग, तो उन्होंने साहस की, उन्होंने पहल की और उसके विरोध में भारत के स्वाभिमान की रक्षा के लिए आंदोलन करने का निर्णय लिया। आंदोलन करने के निर्णय के बाद प्रश्न हुआ कि अब तो गोविंद जी भाजपा के नेता नहीं रहे, संघ के प्रचारक नहीं रहे, तो किस बैनर पर आंदोलन किया जाए। तो 15 मई 2004 को उपस्थित साथियों ने एक नाम तय किया कि राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन, इस बैनर के तले हम इस आंदोलन को करेंगे। आंदोलन का विषय था, स्वाभिमान का विषय था और राष्ट्र के स्वाभिमान का विषय था, इसलिए उसके अनुकूल बैनर तैयार हुआ, राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन। लेकिन वो एक अचानक विशेष परिस्थिति की प्रतिक्रिया थी। महामहिम राष्ट्रपति जी के हस्तक्षेप के कारण 2 दिन में परिस्थिति बदल गई। माननीय गोविंद जी, माननीय डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जो दस्तावेज राष्ट्रपति तक पहुंचाए थे, उसके कारण राष्ट्रपति जी को हस्तक्षेप करना पड़ा और फिर देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी बन गए। इसलिए वो 2 दिन में आंदोलन का विषय वहीं रह गया। उसके बाद 20, 21, 22 नवंबर 2004 को वाराणसी में हरवा नाम का स्थान है, अभी आदरणीय शैलेंद्र जी ने जिसका उल्लेख किया, वो पहला सम्मेलन भारत विकास संगम के नाम से हुआ। वो एक प्रकार से योजना पूर्वक माननीय गोविंद जी की वो नए कार्य की शुरुआत, और उसमें जो माननीय गोविंदाचार्य जी का भाषण हुआ, उद्बोधन हुआ, उसमें उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य व्यवस्था परिवर्तन है और इस व्यवस्था परिवर्तन के लिए हमको रचनात्मक, आंदोलनात्मक, बौद्धिक तीनों प्रकार के कार्यों को करना होगा। अब तक व्यवस्था परिवर्तन या उसके जैसे संपूर्ण क्रांति या राम राज्य की स्थापना, पुनर्स्थापना, ऐसे अनेक बार प्रयास हुआ, लेकिन वो एक विफल रहे। विफल रहने के कारण था कि सत्ता में आएंगे तो करेंगे क्या, इसका जो एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए था वो किसी ने बताया ही नहीं। तो वो गलती हमारा संगठन न करे, कम से कम ब्लूप्रिंट बनाए कि व्यवस्था परिवर्तन के नाते से हम क्या चाहते हैं, उसमें हम क्या क्या कार्य करना चाहते हैं, और वो दस्तावेज बन जाए, ये बौद्धिक कार्य हुआ। तो इसलिए कहा कि बौद्धिक काम करना है।
अब दस्तावेज में अच्छी अच्छी बातें आ गई तो ज़मीन पे कुछ मॉडल्स खड़े हो जाएं, कुछ अच्छे काम खड़े हो जाएं। यहाँ एक मॉडल के रूप में आपके सामने आदरणीय शैलेंद्र जी का मॉडल है। ऐसे मॉडल खड़े हो जाएंगे। हम शिक्षा में क्या करना चाहते हैं, हम कृषि में क्या कर सकते हैं, हम पशुपालन में क्या कर सकते हैं, हम आरोग्य नीति में क्या कर सकते हैं, अलग क्या कर सकते हैं, तो उसके मॉडल खड़े हो जाएंगे। अगर वो सफल होते हैं तो हमारा उत्साह बढ़ेगा कि जो हमने अपने दस्तावेज में जिन बातों को स्थान दिया है वो सही है, इसका हमें आत्मविश्वास बढ़ेगा, हमारा काम की गति में वो आत्मविश्वास काम है। इसके बाद दस्तावेज में अन्य बातें ऐसी हैं जो मॉडल के रूप में नहीं खड़ी की जा सकती हैं। जैसे न्यायपालिका का विषय है, उसके लिए मॉडल नहीं खड़ा हो सकता, वो सरकारी काम है। तो फिर सरकार पर दबाव बनाना है और उस काम को करवाने का प्रयत्न करना, तो इसको कहा आंदोलनात्मक काम। इस प्रकार से रचनात्मक, आंदोलनात्मक, बौद्धिक तीनों काम करते जाना है और व्यवस्था परिवर्तन तक पहुंचना है। ये लक्ष्य हमें उस 20, 21, 22 नवंबर 2004 को प्राप्त हुआ। उसके बाद राष्ट्रीय स्वाभिमान आगे चलकर 2008 में दूसरा भारत विकास संगम हुआ। 2008 के भारत विकास संगम में निर्णय हुआ कि रचनात्मक कार्य के लिए, मतलब विशेष रूप से रचनात्मक कार्य करने के लिए अलग संगठन हो, विशेष रूप से आंदोलनात्मक काम करने के लिए अलग संगठन हो, विशेष रूप से कार्य करने के लिए, बौद्धिक कार्य करने के लिए अलग संगठन हो। तो उसमें फिर एक थोड़ा सा कंपार्टमेंट हो गया कि रचनात्मक काम भारत विकास संगम करे, आंदोलनात्मक काम के लिए राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन का बैनर तले चले और बौद्धिक कामों के लिए कौटिल्य शोध संस्थान का बैनर चले। तो फिर ये एक प्रकार से कार्य विभाजन वहाँ हुआ। 2008 के बाद चुनाव हुए, देश में विशेष परिस्थितियां बनी, भ्रष्टाचार के खिलाफ माहौल बना और उस माहौल में से स्वामी रामदेव जी का आंदोलन चला, उसी में से अन्ना आंदोलन चला और इन सारे सज्जन शक्ति को इकट्ठा करने का कार्य जो माननीय गोविंदाचार्य जी कर रहे थे, तो वो सारी सज्जन शक्ति उस अन्ना आंदोलन और उस रामदेव आंदोलन में काम आ गई। उसके बाद 2004 में एक व्यवस्था परिवर्तन, एक सत्ता परिवर्तन हुआ, क्योंकि अधिकांश लोग संघ परिवार के पृष्ठभूमि के थे, भाजपा के पृष्ठभूमि के थे, जो राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन आदि से जुड़े थे। तो उनको लगा अब तो राम राज्य आ गया, पहले लगा या बाद में लगा, इस तरह से। तो उसमें हमारे जो अनेक सहयोगियों की घर वापसी हो गई। दो 2019 के बाद, चुनाव के बाद लगा कि जो महान सपना हमारे महान तपस्वियों ने देखा था, उसमें कुछ कदम तो देश आगे बढ़ा है, लेकिन जिस गति से देश को आगे बढ़ना चाहिए था वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। 4-5 काम गिना लीजिए, उसके बाद शून्य है। तो अब राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन के कार्य को फिर से खड़ा करने की आवश्यकता है और इस पर मंथन प्रारंभ हुआ। लेकिन तब कोरोना का महासंकट आ गया, 1.5-2 साल उसमें चले गए और वो मंथन कोरोना काल में भी चलता रहा। राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन के प्रमुख पदाधिकारी आपस में विचार विमर्श करते रहे और जुलाई 2022 आते आते ये हमारा निर्णय हो गया, राष्ट्रीय कार्य जो प्रमुख लोग थे, कि अब राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन को एक संगठन के रूप में गठित किया जाए।
ये मंच वाली कार्य पद्धति अब आगे काम नहीं आएगी। लोग साथ जुड़ते हैं, फिर अपने अपने काम में लग भी जाते हैं। तो ये आवागमन के कारण जो हम एक विशाल जनशक्ति चाहते हैं, विशाल सज्जन शक्ति चाहते हैं, वो आती है जाती है। तो इस अनुभव के बाद हुआ कि नहीं, पहले अपना एक बड़ा संगठन देश में खड़ा हो, जो कोई बात रखे तो लोगों को उसमें वजन लगे, और वो संगठन भी एक चुंबकीय शक्ति का एक प्रकार से अवतार बने या चुंबकीय शक्ति बने, तो जो देश में बिखरी सज्जन शक्ति है उसको वो अपनी ओर आकर्षित कर सकेगी। लेकिन उसके लिए पहला अपना दम दिखाना होगा। तो वो जुलाई 2002 में राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में हमने कुछ निर्णय लिए। उन निर्णयों को मई 2023 की बैठक में और आगे बढ़ाया, और मई 2023 के समापन बैठक में माननीय गोविंदाचार्य जी ने समापन भाषण में कहा कि अगर आप एक संगठन के रूप में आगे बढ़ना चाहते हैं तो न्यूनतम एक समान सोच, एक कार्य पद्धति के बारे में जो हमारी समान समझ हो, उसको अगर आपको निर्माण करना है, संगठन को ठीक तरह से चलाना है, संगठन को ठीक तरह से बढ़ाना है, तो फिर प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी, प्रशिक्षण वर्ग की आवश्यकता होगी। मई 2023 15 मई 14 मई के समापन में गोविंद जी ने हमारे सामने प्रशिक्षण वर्ग की बात रखी। पदाधिकारी मंडल ने उसके बाद प्रशिक्षण वर्ग प्रारंभ करने का निर्णय लिया, और अगस्त महीने में हमारा पहला प्रशिक्षण वर्ग भोपाल में संपन्न हुआ। एक प्रकार से वो हमारे लिए ट्रायल था। हमारा प्रशिक्षण वर्ग कैसे हो सकता है कि नहीं हो सकता है, प्रशिक्षण वर्ग में क्या क्या हो। तो एक प्रकार का ट्रायल पहला प्रशिक्षण वर्ग भोपाल में अगस्त महीने में संपन्न हुआ। उसके बाद राष्ट्रीय पदाधिकारी मंडल की बैठक में उस पर समीक्षा हुई, और उस समीक्षा के बाद ये निर्णय हुआ कि राष्ट्रीय कार्य समिति और 5 प्रशिक्षण वर्ग देश भर में आयोजित करेगी। उसके बाद प्रशिक्षण वर्ग, अगर हमको लगा कि हमारा सामर्थ्य ठीक ठाक हो गया है, हमारे संगठन की क्षमता ठीक हो गई है, हमारे पास ऐसे अनेक लोग हो गए हैं जो प्रशिक्षण वर्ग चला सकते हैं, तो फिर हम प्रांतीय स्तर पर प्रशिक्षण वर्ग प्रारंभ करेंगे। लेकिन 5 प्रशिक्षण वर्ग ये राष्ट्रीय कार्य समिति आयोजित करेगी, और उसके लिए भी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, मध्य भारत, इस तरह से 5 प्रशिक्षण वर्ग, भोपाल मिलाकर 6, जैसे माननीय पाटिल जी ने कहा। तो ऐसे 6 प्रशिक्षण वर्ग पहले हो जाएं, फिर उसके बाद प्रांतीय स्तर पर वो प्रशिक्षण वर्ग हो। यहाँ प्रशिक्षण वर्ग उस निर्णय के हिसाब से जो 5 प्रशिक्षण वर्ग मई 2024 के पहले होने हैं, उसमें से पहले प्रशिक्षण वर्ग के लिए हम यहाँ सभी लोग उपस्थित हुए हैं। प्रशिक्षण वर्ग बैठक नहीं है,
बैठक में सबकी सहभागिता होती है, बैठक छोटी होती है, प्रशिक्षण वर्ग सम्मेलन नहीं है। सम्मेलन में कुछ वक्ता अपनी बात रखते हैं। प्रशिक्षण वर्ग संगोष्ठी भी नहीं है कि एक व्यक्ति अपनी बात रखे और सब उस पर अपने अपने विचार व्यक्त करें, चर्चा हो। प्रशिक्षण वर्ग एक विशेष आयोजन है और उसकी जो उद्देश्य है वो है हम सबकी एक समान सोच बने। पहली बात, समान सोच बनने के लिए हमारा लक्ष्य के बारे में हमें स्पष्टता हो, हमारे संगठन की दर्शन फिलॉसफी के बारे में हमें स्पष्टता हो, हमारे संगठन के स्वरूप के बारे में हमारी स्पष्टता हो, हमारे संगठन की कार्यपद्धति के बारे में स्पष्टता हो, हमारे संगठन विस्तार की योजना और रणनीति के बारे में हमारे एक जैसी समझ हो, स्पष्टता हो। तो ये मुख्य रूप से 5 विषय हो जाते हैं। हमारा दर्शन क्या है, फिलॉसफी क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं, हमारी संगठन की क्या समाज में पहचान बनेगी, फिर हमारा संगठन का स्वरूप क्या हो, उसकी कार्यपद्धति क्या हो, और उस संगठन का विस्तार के लिए हमारी क्या योजनाएं हैं, क्या रणनीति है। तो ये 5 मुख्य विषयों पर इस प्रशिक्षण सत्र में हम सब सहभागी होंगे। प्रशिक्षण सत्र के विषय में सबसे महत्वपूर्ण है हम सबकी पूर्ण सहभागिता। ये सम्मेलन नहीं है कि उनके बीच में जाके फोन पर बात कर रहे हैं या उठ के बीच में बाथरूम जा रहे हैं, चाय पीने जा रहे हैं, वक्ता अपना बोल रहा है, तो सम्मेलन में वो छूट होती है। लेकिन प्रशिक्षण वर्ग में इसलिए आधा घंटे का गैप दिया गया है। अब एकदम इमरजेंसी हो, कई डायबिटीज़ के पेशेंट हो सकते हैं, वो उठ के जरूर जा सकते हैं, लेकिन ना मंच का व्यक्ति उठ कर जा सके जाए और न प्रशिक्षणार्थी उठ कर जाए। ये पहली शर्त है पूर्ण सहभागिता की। दूसरा है अनुशासन। जो सूचनाएं हमको मिल रही हैं इसके अनुसार हम व्यवहार करें। अगर सत्र का समय 2:30 बजे बताया है, 2:30 बताया है, तो हम 2:25 को यहाँ उपस्थित हो जाए। अगर बताया है कि जो प्रशिक्षण वर्ग में आए हैं उनको यहीं रहना है, उनका निवास स्थान यहीं रहेगा, तो भले पड़ोस के गांव में मेरा रिलेटिव रहता हो, मुझे वहाँ नहीं जाना है, ये प्रशिक्षण स्थल पर ही रहना है। ये प्रशिक्षण का पूर्ण सहभागिता पहला हो गया, अनुशासन दूसरा हो गया। तीसरा आपस में संवाद। हम जो ये आए हैं वो जब मुक्त समय में अनेक बार आधा घंटा है, कभी 1 घंटा है, रात का समय है, सुबह का समय है, नाश्ता अल्पाहार का समय है, भोजन का समय है, तो आपस में संवाद। आपस में संवाद मतलब जिस व्यक्ति के साथ आए हैं उससे संवाद नहीं, जिसके साथ आए उसके छोड़कर अन्य लोगों से परिचय, अन्य लोगों से बातचीत, अन्य लोगों से संवाद। यहाँ बैठते समय भी वो दिखे कि जिसके साथ आए हैं उसी के साथ नहीं बैठ रहे हैं, कभी इस व्यक्ति के साथ बैठ रहे हैं, कभी उस व्यक्ति के साथ बैठ रहे हैं। तो ये आपसी संवाद भी जरूरी है और वो हमारे व्यक्तित्व विकास का एक हिस्सा है। हमने 2-3 बार कहा कि यहाँ 3 ही कुर्सियाँ रहेंगी, लेकिन यहाँ एक कुर्सी फिर भी आ गई।
ये अनुशासनहीनता है। तो आगे से ये ध्यान दें, जैसी कुर्सियाँ लगी हैं उसे बैठना है। 4 कुर्सी हमको नहीं लगाना, अगर 3 कुर्सी की लाइन है तो 3 कुर्सी की लाइन। जो पहले आए वो आगे बैठेगा, पहले जो रिजर्व कर दी वो नहीं चलेगा। जो आएंगे वो अपनी कुर्सी बैठ जाए रिजर्व करने, वो हो सकता है। तो ये संवाद, तो सहभागिता, अनुशासन पालन और संवाद, आपसी संवाद। मुक्त समय है तो उस समय आपसी संवाद, ये इस 3 प्रशिक्षण वर्ग के अपेक्षाएं रहेंगी आप लोगों से कि पूरा आपकी सहभागिता हो, पूरे अनुशासन का पालन हो और पूरे समय यहाँ उपस्थित हो। अभी इस उद्घाटन सत्र के बाद पहले सत्र के तक जितने लोग पहुँच जाएं, पहला सत्र अपना 2:30 बजे प्रारंभ होगा। 2:30 बजे तक जितने लोग पहुँच जाएं और पूरे आखिरी सत्र तक, समापन सत्र तक रहे, या कम से कम समापन सत्र के पहले वाला जो मुख्य सत्र है तब तक रहेंगे, तब तो उनका प्रशिक्षण पूरा हुआ माना जाएगा। नहीं तो उनको फिर से यहाँ प्रशिक्षण के लिए जहाँ भी होगा वहाँ जाना होगा। ये अपना अनुशासन है। सारी बातें हमने सुनी, सारी बातें हमने समझी, तो इसलिए उद्घाटन सत्र के बाद प्रथम सत्र प्रारंभ होने के पहले 2:30 बजे के प्रथम सत्र प्रारंभ हो रहा है, तो उसके बाद रजिस्ट्रेशन, जो रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था में उन्होंने बंद कर दी। आपके सामने एक टाइम टेबल आया है, वो आप देखेंगे और उसके अनुसार समय पर उपस्थित होंगे। आपके पास एक बैग है, इसमें कुछ कागज़ है, कुछ दस्तावेज हैं। कुछ दस्तावेज उसी सत्र के पहले मिलेंगे। तो ये बैग और ये जो नोटबुक और पेन, जब भी आप आए, चाहे मंच पर बैठना हो आपका या सामने बैठना हो, तो ये और कलम और कागज़ वो आपके साथ रहेंगे। ये हिस्सा है, ये जब भी यहाँ आएंगे तो साथ में रहेंगे। गीत का है तो गीत निकालना है, उस कार्यक्रम की सत्र का कोई विषय है तो उसको निकालना है, उसको देखना है। और सत्र के बीच में या सत्र के पहले अगर आपके पास कागज़ है तो उसको पढ़ लेना है। सत्र के बाद समय मिले तो फिर पढ़ लेना है, ताकि विषय हमको ठीक से आत्मसात हो। और फिर प्रश्नोत्तर में कोई शंका हो तो प्रश्नोत्तर के सत्र का सदुपयोग हो जाए। तो सत्र के बाद आपके पास जो कागज़ है उसको पढ़ेंगे तब कुछ प्रश्न पूछ पाएंगे। तो वो प्रश्नोत्तर सत्र की तैयारी है, वो आपको इसी सत्र से प्रारंभ करनी है। पहला उद्घाटन सत्र में कुछ विलंब हुआ, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अगला सत्र समय पर प्रारंभ होगा, इसकी हम पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।